हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डी फार्म फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट सोशल फार्मेसी जिसका चैप्टर नंबर 4 माइक्रोबायोलॉजी एंड कम्युनिकेबल डिसीजेस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपने चैप्टर नंबर 3 तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ हमने चैप्टर नंबर 3 तक पूरा जो है कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देना और अपने कॉलेज ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कर देना। और दोस्तों, अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है और स्क्रीन पर मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए और आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो दोस्तों, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ाएंगे। माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, यानी जो आपका टॉपिक दिया गया है, जो आपका चैप्टर है, उसके बारे में सबसे पहले बताएंगे। तो यूपी बोर्ड के लिए ये वीडियोस बनाते हैं हम आपकी हिंदी इंग्लिश मिक्स की, यानी जो स्टूडेंट यूपी बोर्ड से हैं और जो डी फॉर्म में एडमिशन लिए हैं और जिनको इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, तो इनके लिए हम बहुत ही ईजी लैंग्वेज को लेकर आए हैं। अगर इसको पढ़ेंगे तो आपके यानी जो भी नोट्स होंगे अच्छे प्रिपेयर हो जाएंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी, एग्ज़ाम में आप अच्छे से पास भी हो जाएंगे। तो दोस्तों, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की वह ब्रांच, आपने जीव विज्ञान तो सुना ही होगा क्योंकि यूपी बोर्ड से हैं। तो जीव विज्ञान की वह ब्रांच जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है। जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उनकी स्टडी की जाती है, तो उसको कहा जाता है माइक्रोबायोलॉजी। तथा इस ब्रांच में स्पेशलिस्ट को माइक्रोबायोलॉजिस्ट के रूप से जाना जाता है। यानी जो इस ब्रांच के यानी जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो इन पर स्टडी करते हैं, तो उनको दोस्तों कहा जाता है माइक्रोबायोलॉजिस्ट। और उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म में यानी माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म हैं उसमें माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म का एक बड़ा समूह सम्मिलित होता है। यानी छोटे छोटे जो यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वह एक साथ समूह में सम्मिलित होते हैं। और जो सिंगल सेल या सेल ग्रुप जैसे बैक्टीरिया, फंगाई और जो एल्गाई होते हैं, प्रोटोजोआ हो गए, वायरस के रूप में होते हैं। यानी जो आपके यानी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट होते हैं, ये बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गाई, जो एल्गाई होता है, प्रोटोजोआ वायरस के रूप में प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी शब्द लोइस पास्चर, ए फ्रांच केमिस्ट, यानी एक फ्रांस के केमिस्ट थे लोइस पास्चर, तो दोस्तों उनके द्वारा इस शब्द को प्रस्तावित किया गया। तो आपको इंट्रो पढ़ना है कि माइक्रोबायोलॉजी होता क्या है। तो आपको डायरेक्ट फोकस करना है कि जीव विज्ञान की वह ब्रांच जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है उसको माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। और माइक्रोबायोलॉजी के स्कोप क्या होंगे, देखिए दोस्तों, एंटीबायोटिक का उत्पादन करना, जो एंटीबायोटिक होती हैं, ड्रग्स होती हैं, उनका उत्पादन करना। और उसके बाद फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का उत्पादन करना, डिसीज़ का निदान एवं उपचार करना, प्लांट को बढ़ाना, यानी जो प्लांट की ग्रोथ हो रही उनको बढ़ाना। और उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पहचान करना, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी विभिन्न प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको पहचानना। इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल की पहचान करना, जो इंडस्ट्री का वेस्ट मटेरियल होता है जिनसे बैक्टीरिया, वायरस यानी निकलते हैं, तो दोस्तों उस मटेरियल की पहचान करना। और उसके बाद फार्मास्यूटिकल की पहचान करना, जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं उनकी पहचान करना। तो दोस्तों ये आपका स्कोप के अंदर आ जाता है कि माइक्रोबायोलॉजी का स्कोप क्या होता है। फिर उसके बाद बात करेंगे इंट्रोडक्शन कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जब माइक्रोबायोलॉजी है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पढ़ लेंगे। और आपका जो क्वेश्चन आएगा अगर, तो डिफाइन माइक्रोबायोलॉजी, तो माइक्रोबायोलॉजी को आप डिफाइन करेंगे, साथ में उनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी डिफाइन कर देंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोब्स भी कहते हैं। माइक्रोब्स को माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जाता है, जो माइक्रोस्कोप होता है उसके द्वारा इनको देखा जाता है। जो एकल कोशिका यानी जिसमें एक सेल होती है और या समूह यानी या समूह में प्रेजेंट होते हैं, यानी इसमें एक सेल के भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं या समूह सेल में भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे बैक्टीरिया हो गए, फंगाई हो गए, एल्गाई हो गए, प्रोटोजोआ, वायरस, ये सब विद्यमान होते हैं यानी प्रेजेंट होते हैं। तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया था जो आपके बैक्टीरिया हो गए, फंगाई हो गए, ये आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं।
तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को निम्न 5 प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है। पहला आपका बैक्टीरिया, ये यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय है, इसमें एक कोशिका प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकीय जीव है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, यानी बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। और उसके बाद वायरस को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रूप में वर्गीकृत किया गया है, यानी जो वायरस होता है ये आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। हालांकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं, ये अक्सर प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक जो आपकी सेल होती हैं उनको संक्रमित करते हैं, जो बीमारी का कारण बनते हैं। यानी ये आपकी जो सेल होती हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इनको संक्रमित करते हैं, इन पर रहने लगते हैं, इनको डैमेज कर देते हैं, उसके बाद ये बीमारी को कॉज करते हैं। और दोस्तों ये जो इसमें मेन पॉइंट लिखा है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं वायरस आपके। और अलगाई, तो अलगाई यानी शैवाल, इन्हें साइनोबैक्टीरिया या नीले हरे शैवाल के नाम से भी जाना जाता है। जो आपके शैवाल होते हैं ये जल मिट्टी, जो भी आपकी गीली मिट्टी होती है ना, गांव में आपने सुना होगा जो बताते हैं लोग काई लग जाती है, तो दोस्तों ये शैवाल के रूप में होती है। और दोस्तों चट्टानों पर रह सकते हैं जो आपके अलगाई होते हैं, और ये अन्य जीवों द्वारा यूज़ किए जाने वाली ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट उत्पन्न करते हैं जो आपके शैवाल होते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर कोई चीज़ हमारे लिए हानिकारक होती है तो दोस्तों उसके कुछ यानी बेनिफिट भी होते हैं। तो दोस्तों जो बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, इनका बेनिफिट भी होता है, लेकिन दोस्तों इनके जो है हार्मफुल इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसका फोर्थ वाला पॉइंट है फंगाई, यानी जिसको कहा जाता है कवक। ये मशरूम, फफूंद, ईस्ट यानी खमीर कहा जाता है आदि यूकैरियोटिक सेल होती हैं, और ये सजीवी और परजीवी के रूप में भोजन प्राप्त करते हैं, यानी दूसरों के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करेंगे, दूसरों पर डिपेंड रहेंगे, ये फंगाई होते हैं। यानी जो मशरूम हो गया, फफूंद हो गया, आपका ईस्ट हो गया, इन पर ये डिपेंड होते हैं, इन पर रहते हैं, और उसके बाद दोस्तों अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और उसके बाद बात करेंगे प्रोटोजोआ। ये एक कोशिकीय बायोजीवी यूकैरियोटिक न्यूक्लियस वाले जीवाणु होते हैं, और ये भी स्वपोषी एवं परपोषी होते हैं, यानी सजीवी और परजीवी के रूप में ये प्रोटोजोआ प्रेजेंट होते हैं। तो ये इसका क्लासिफिकेशन हो गया कि किस टाइप के आपके जो माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपको याद रखना है बैक्टीरिया के रूप में वायरस, और जो एल्गाई हो गए आपके फंगाई, प्रोटोजोआ, इनके रूप में आपके प्रेजेंट होते हैं। फिर आपका टॉपिक है एपिडेमियोलॉजी। तो एपिडेमियोलॉजी के बारे में बात करेंगे, ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो एपी का मतलब एमंग, डेमोस का मतलब पीपल, लोगोस का मतलब स्टडी, यानी ये डिटेल्ड साइंटिफिक स्टडी होती है जिसमें किसी डिसीज़ की फ्रिक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन, डिटर्मिनेंट की स्टडी की जाती है कि कोई डिसीज़ लोगों में किस रफ्तार से फैल रही है, और उसके बाद क्या क्या उसके कारण हैं, और किस कारण से लोगों में डिसीज़ फैल रही है, इसकी एक प्रॉपर स्टडी करना ये आपकी एपिडेमियोलॉजी कहलाती है। इसमें डिसीज़ के सोर्स एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी जो जिस माध्यम से डिसीज़ फैल रही है इसकी स्टडी की जाती है। यानी दोस्तों आप सिंपल सी बात समझिए, कोई भी आपका इन्वायरमेंट हो गया जहां आप रह रहे हैं दोस्तों, उसमें कोई भी डिसीज़ फैल जाती है। तो दोस्तों डिसीज़ क्यों फैली, उसके क्या कारण हैं, किस प्रकार से फैल रही, कितनी फ्रिक्वेंसी से फैल रही, कितने लोगों को डिसीज़ हो रही, इन सब की जब स्टडी की जाती है तो इसको कहा जाता है एपिडेमियोलॉजी। तो दोस्तों इसके एम क्या होते हैं एपिडेमियोलॉजी के? देखिए दोस्तों, डिसीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन और साइज़ का पता लगाना कि डिसीज़ का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका क्या साइज़ है, इसका पता लगाना, डिसीज़ के क्या कारण हैं इसका पता लगाना, ये इसका एम होता है एपिडेमियोलॉजी का। अगर किसी एरिया में कोई डिसीज़ फैली हुई है तो उसको कवर करने के लिए प्लानिंग करना और जल्द से जल्द वो डिसीज़ को कम करना, ये इसके एम हो गए। यानी इसके डायरेक्ट टारगेट हो गया, यानी एपिडेमियोलॉजी का आपका डायरेक्ट टारगेट क्या होता है, तो उसके बारे में बात की। फिर ऑब्जेक्ट ऑफ एपिडेमियोलॉजी कि इसके उद्देश्य क्या होते हैं, बात वही है आपकी, लेकिन इसके थोड़े से टॉपिक चेंज हो गए हैं। यानी डिसीज़ को कम करना, ये भी इसका उद्देश्य होता है एपिडेमियोलॉजी का, बीमारी को जड़ से ख़त्म करना, और ह्यूमन हेल्थ के लिए वर्क करना, यानी जो ह्यूमन है उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक करने के लिए एपिडेमियोलॉजी वर्क करती है।
उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी, यानी डिसीज़ की स्टडी करना कि डिसीज़ कितने दिनों से पहले थी, यानी उसकी क्या हिस्ट्री है, ये सब स्टडी करना। और डिसीज़ के कॉज क्या हैं ये सब पता लगाना। और किसी कम्युनिटी में डिसीज़ को डायग्नोस करना। कोई भी कम्युनिटी है उसमें अगर कोई डिसीज़ फैली है तो उसको किस प्रकार से डायग्नोस किया जाएगा, ये सब इसके लिए वर्क करना। और उसके बाद डिसीज़ के रोकथाम के उपाय को अप्लाई करना। डिसीज़ को किस प्रकार से रोकना है उसके लिए जो भी आपके यानी एपिडेमियोलॉजी जो रूल एंड रेगुलेशन तैयार करती है, यानी उसकी स्टडी की जाती है, फिर रूल एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं, उसके ट्रीटमेंट बनाए जाते हैं, फिर उनको अप्लाई किया जाता है। और उसके बाद हेल्थ सर्विस को डेवलप करना और डिसीज़ के सिम्टम को आइडेंटिफाई करना कि डिसीज़ के क्या क्या सिम्टम्स हैं, ये सब इसके होते हैं एप्लीकेशन। तो दोस्तों एपिडेमियोलॉजी समझ में आया होगा, कोई डिसीज़ फैल रही फिर उसकी टोटल स्टडी करना, यह सब होता है एपिडेमियोलॉजी। और इसके एम, ऑब्जेक्टिव और एप्लीकेशन को आपने देखा। फिर बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू सम कॉमन रिलेटेड टर्म्स। तो दोस्तों ये टर्म्स आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनको भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो एपिडेमिक क्या होता है, ये आपका टर्म सिलेबस में दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो एपिडेमिक यानी किसी स्पेसिफिक एरिया में किसी डिसीज़ के नंबर इंक्रीज़ हो जाना ही उसको एपिडेमिक कहा जाता है। यानी दोस्तों कोई भी स्पेसिफिक एरिया हो गई, यानी कोई भी एक एरिया आपने ले ली और कोई डिसीज़ उसमें फैली हुई है और उसके डिसीज़ के नंबर में इंक्रीज़ हो रहा है, यानी पेशेंट बढ़ रहे हैं, फिर दोस्तों उसको यानी पता लगाना, उसकी स्टडी करना, ये आपका होता है एपिडेमिक। यानी कोई पोलियो हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, मीज़ल्स हो गया। तो दोस्तों जैसे आपकी ये डिसीज़ेज़ हैं, ये डिसीज़ेज़ आपकी बहुत ज़्यादा यानी फैलती नहीं है, ये किसी स्पेसिफिक एरिया में डिसीज़ेज़ रहती हैं और दोस्तों वहाँ पर ये अपने नंबर को ग्रो करती हैं। तो दोस्तों कोई स्पेसिफिक डिसीज़ है और वो किसी एरिया में फैल रही है, फिर उसके जो भी नंबर बढ़ रहे हैं पेशेंट के, उनकी स्पेसिफिक स्टडी करना, प्रॉपर पता लगाना। तो दोस्तों ये होता है आपका यानी एपिडेमिक। और आउटब्रेक क्या होता है, आउटब्रेक में हमने लिखा है जितना सोचा ना हो उससे ज़्यादा हो जाना आउटब्रेक कहलाता है। फॉर एग्जांपल कोरोना जब आया था तो लोगों ने इतना नहीं सोचा था जितना ये फैल गया, पूरे इंडिया के अंदर फैला, पूरे विश्व के अंदर फैला। तो दोस्तों इतना किसी ने इसके बारे में अंदाज़ा नहीं लगाया था। तो दोस्तों यही होता है आउटब्रेक, जितना सोचा ना हो उससे ज़्यादा हो जाना आउटब्रेक कहलाता है। यानी कोई डिसीज़ है उसके बारे में इतना ज़्यादा अंदाज़ा ना लगाया जाए कि यह जो डिसीज़ है इतने लोगों को हो सकती है, लेकिन वह डिसीज़ अचानक से बहुत ज़्यादा लोगों में फैल जाए तो दोस्तों उसको कहा जाता है आउटब्रेक। इसका एग्जांपल है कोरोना। और उसके बाद दोस्तों पेंडेमिक क्या होता है, तो दोस्तों ये टर्म आपके डेफिनेशन के रूप में है, तो आप डेफिनेशन के रूप में पढ़ेंगे, अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी और आशा करते हैं कि आपको समझ में भी आ रहे होंगे। अगर आप अच्छे से इनको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। तो पेंडेमिक क्या होता है, देखिए ये बीमारी का आउटब्रेक हो जाना, कोई भी एक बीमारी है उसका आउटब्रेक हो जाना, कई कंट्रीज़ में उसे पेंडेमिक कहा जाता है। यानी एक कोई बीमारी स्टार्ट हुई, जैसे कोरोना स्टार्ट हुआ, कहाँ स्टार्ट हुआ, चाइना में, धीरे धीरे भाई पूरे विश्व में फैल गया। तो दोस्तों कोई भी डिसीज़ है उसका आउटब्रेक हो जाना, फिर पूरे यानी कंट्रीज़ में फैल जाना, पूरे विश्व में फैल जाना, तो दोस्तों वह आपका होता है पेंडेमिक। यानी एक स्टेट या किसी भी कंट्री में नया रहकर पूरी कंट्रीज़ में फैल जाना, पूरे विश्व में फैल जाना, तो दोस्तों वह होता है आपका पेंडेमिक। तो कोरोना डिसीज़ आपकी कौन सी थी, पेंडेमिक डिसीज़ थी। यानी किसी बीमारी का अचानक कोई कंट्रीज़ में फैल जाना जिसको पेंडेमिक कहा जाता है। और एग्जाम्पल हो गया आपका कोविड-19, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका कोविड-19। यानी एंडेमिक क्या होता है, यदि कोई डिसीज़ खास पार्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, यानी कोई भी पार्टिकुलर एरिया हो गया आपका, जियोग्राफिक एरिया हो गया, और जो डिसीज़ होती है वह लगातार उसी एरिया में बार बार पाई जाए तो उसे एंडेमिक कहा जाता है। इसमें डिसीज़ जो होती हैं धीरे धीरे फैलती हैं, यानी इसमें ऐसा नहीं होता है कि पूरे विश्व में डिसीज़ फैले, ऐसा नहीं होता है। किसी प्रॉपर स्टेट में फैलेगी, किसी कंट्री में फैलती है, एक ही जगह पर कोई डिसीज़ बार बार फैल रही है तो दोस्तों उसको कहा जाएगा एंडेमिक। और फिर आपके कुछ डेफिनेशन और हैं तो उन डेफिनेशन को आप पढ़ेंगे और उसके बाद दोस्तों इन डेफिनेशन को पढ़ने के बाद आप अच्छे से इनको याद कर लेंगे तो दोस्तों
आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये डेफिनेशन आपकी पूछी जाती हैं। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी किसी भी डिसीज़ के फैलने का माध्यम, कि डिसीज़ किस माध्यम से फैल रही है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में किस तरीके से जा रही है, तो दोस्तों वही आपका होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। यानी कोई डिसीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में किस माध्यम से फैल रही है उसे मोड ऑफ ट्रांसमिशन कहा जाता है। यानी डिसीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डायरेक्ट भी फैलती है और इनडायरेक्ट भी फैलती है। यानी कोरोना जो डिसीज़ आई थी डायरेक्ट भी फैल रही थी, और इनडायरेक्ट मतलब यानी किसी ने कोई चीज़ टच कर ली, फिर आपने टच कर लिया उसको, फिर उसका जो वायरस हुआ आपकी बॉडी में पहुंच गया, ये इनडायरेक्टली हो गया। और डायरेक्टली आपने किसी से हाथ मिला लिया, उसको कोरोना है तो आपके अंदर वायरस जा सकता है, तो दोस्तों ये डायरेक्टली हो गया, तो ये आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया। और क्वारंटीन और आइसोलेशन, इसमें आपको अच्छे से पढ़ना है। यानी क्वारंटीन क्या होता है, यह एक प्रकार की कंडीशन होती है जिसमें यदि पर्सन को डिसीज़ नहीं भी है और वह बीमारी वाले एरिया से आया हुआ है तो उसको कुछ दिनों के लिए सोसाइटी से अलग रखा जाता है, जिसको कहा जाता है क्वारंटीन। यानी क्वारंटीन आपका ये होता है कि पर्सन के या डिसीज़ हो या डिसीज़ नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन पर्सन अगर जो है बीमारी वाली एरिया से आया हुआ है तो दोस्तों उसको कुछ दिनों के लिए सबसे अलग रखना, सोसाइटी से अलग रखना, चाहे उसको डिसीज़ हो चाहे ना हो, तो दोस्तों ये कहा जाता है उसको क्वारंटीन कर दिया गया। और आइसोलेशन यानी वह कंडीशन होती है जिसमें पर्सन को डिसीज़ होती है और वह सिम्टम्स शो कर रहा होता है, तब उसे लोगों से अलग रखा जाता है, तो इसको कहा जाता है आइसोलेशन। यानी कोई कोरोना पॉजिटिव पाया गया, फिर उसको आइसोलेट किया गया, लोगों से अलग किया गया, यानी उसके अंदर कोरोना का वायरस पाया गया फिर उसको अलग किया गया, यानी पूरा पता है कि उसको कोरोना है, फिर उसको लोगों से अलग किया गया, तो ये होता है आपका आइसोलेशन। और इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, किसी पर्सन की बॉडी में किसी डिसीज़ का बैक्टीरिया इंटर करता है, तब उस बैक्टीरिया को डिसीज़ फैलाने में लगे टाइम को इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है कोई वायरस बॉडी के अंदर गया तुरंत उसको डिसीज़ हो गई, ऐसा नहीं होता है। बैक्टीरिया या वायरस उसको टाइम लगता है उसकी बॉडी की इम्यूनिटी को ख़राब करने में, अपना पूरा विकास करने में और पूरी बॉडी में फैलने में। तो दोस्तों जब बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर जाता है और उसके बाद डिसीज़ के सिम्टम्स शुरू होने तक के यानी टाइम को कहा जाता है इंक्यूबेशन पीरियड। और उसके बाद बात करेंगे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। यानी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का मतलब, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है उसमें पर्सन को आइडेंटिफाई किया जाता है कि वह किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में तो नहीं आया है, और अगर कॉन्टैक्ट में आया है तो दोस्तों किस पर्सन के कॉन्टैक्ट में आया उसको ट्रेस करना, फिर उसको आइसोलेट करना या क्वारंटीन करना, तो दोस्तों ये आपका होता है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। फिर बात करेंगे मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी। मॉर्बिडिटी क्या होती है, यदि कोई पर्सन किसी भी बीमारी से ग्रस्त है तो उसको मॉर्बिडिटी कहा जाता है। और उसके बाद मोर्टेलिटी, किसी भी पार्टिकुलर पॉपुलेशन में कितने लोगों की डेथ हो चुकी है, यानी कोई भी आपकी एरिया हो गई उसमें कितने लोगों की डेथ हो चुकी है किसी भी बीमारी से। यानी मॉर्बिडिटी में डेथ नहीं होती है, मोर्टेलिटी में डेथ हो जाती है, ये आपका होता है मोर्टेलिटी। तो दोस्तों इतने टॉपिक को हमने कंप्लीट किया जो आपका स्टार्टिंग का यानी टॉपिक थे, यानी चैप्टर नंबर 4 के, उनको एक वीडियो में कवर कर लिया है। फिर उसके बाद दोस्तों जो भी आपकी डिसीज़ेज स्टार्ट होती हैं, जो आपके सिलेबस के अंदर डिसीज़ दी गई हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और उसकी भी हम जो है 2 वीडियो में उसको पूरा जितना डिसीज़ होगा उसको कंप्लीट कर लेंगे। फिर आपकी जो लास्ट वाले चैप्टर बचे हैं उनको कंप्लीट करेंगे, फिर आपका कोई अदर सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और अपने कॉलेज ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।